जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। पहली बात, दिल से धन्यवाद। फिर अगले प्रश्न की ओर अपने बढ़ जाते हैं। अच्छा, कल क्या था, मैंने आपको एक बात बताई। देखो क्या हुआ है कि आप लाइव कमेंट पढ़ता हूँ और ऑनलाइन क्लास में क्या खाली मोल हुआ है, तो भी मैं एक आधो शब्द कोई जल्दबाजी के अंदर, अब ये क्लास में इतना सोचता हूँ कि ना 30 मिनट के अंदर बहुत सारी बातें बता दूंगा। अब आप ये क्लास खुद देख रहे हो, आज 7वीं क्लास है, तो मैं खुद आइडिया हो गया होगा कि अपने थोड़ी सी देर में कितनी बातें जान लेते हैं। पूरे दिन भर में आप जीके के अंदर इतना नहीं सुनते जितना मैं आपको 30 मिनट में सुना देता हूँ। तो क्या होता है, जल्दबाजी करता है तो जल्दबाजी में कहेगा जो शब्द लिखा तो सही है लेकिन बोलने में क्या है, या कई बार बोलने में सही बोल देते हैं और लिखने में गलती हो जाती है। जैसे अब मैंने आपको कहा कि खिलजी वंश जो है, कौन सा वंश, अब शायद मुझे पता नहीं है, गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी शायद ये हो सकता है। खिलजी वंश मैंने लिखा था 1296 से 1316, सॉरी 1290 से, अब देखो ये ऐसे हो जाता है 1320, ये खिलजी वंश। तो मैंने कहा खिलजी वंश ने टोटल राज कितने वर्ष किया, शायद मैंने 20 लिख दिया, ये तो सही लिखा मैंने, और यहां जल्दबाजी में मैंने ये 20 सोचकर 20 ही लिख दिया। लेकिन इसने राज कितने वर्ष किया था खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में? 30 वर्ष। न्यूनतम जो राज करने वाला जो राजवंश था वो था खिलजी वंश। ठीक है, तो इसी बात ना माइंड पर ना ले करो मेरा भाई। चलो, ऐप संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे संपर्क करना भाई। कोर्स लेना है कोई भी संबंधित, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस के अंदर आपको रेट दिख ही रहे होंगे विजन इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। ठीक है, चलिए, जीडी वगैरह का जो भी स्टैटिक जीके स्पेशल लेना हो तो ये ऐप खोलकर आप देख सकते हो। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रश्न ये बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? अगर आपने नाम सुना है साबरमती आश्रम का, तो इसी की शुरुआत जो होती है वो साबरमती आश्रम से होती है। साबरमती आश्रम मार्च का महीना था, तो बोलिए कौन से मार्च से? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो साबरमती आश्रम यानी कहां पर? गुजरात। गुजरात से शुरुआत होती है 1930 में, 1930 के अंदर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा 1930। बिल्कुल ये बात जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो 1930। अवज्ञा में 3 अक्षर है, 1 2 3, 3 अक्षर लगा के 3 लिख के और ये बीच में जीरो लगा हुआ, जीरो लगा देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930, 1930, 1930 कहां पर? गुजरात में साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है 1916 में। इसकी स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। किसने की भाई? महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। चलें आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आ गया स्क्रीन पे, फटाफट इसका जवाब दे दो सभी साथी, जल्दी सी। इसका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में छाप दो रे मेरे दोस्त। प्राचीन भारत में जैन धर्म का मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित था? यानी जैन धर्म किसके द्वारा जो है वो समर्थित था मुख्य रूप से? किसानों के द्वारा था, व्यापारियों के द्वारा था, या कुम्हार या कारीगरों के द्वारा? पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जैन धर्म जो पढ़ते हैं उसके संस्थापक जो थे, कमेंट में छाप दिया करो उत्तर फटाफट क्या होगा। कई साथी कहते हैं गुरुजी कमेंट करने जरूरी थोड़ी होते हैं, हम दिल से क्लास देखते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, जो कमेंट करे वो भी अच्छा है, जो ना करे वो भी अच्छा है। मेरे लिए तो सभी हीरे हो। माता पिता और गुरु कभी नहीं कहता बेटो किसो निकल जाए कि को मुंह था मेरे बेटो ना, तुम हीरो हो और हीरो ही रहोगे। संस्थापक, संस्थापक की अगर आप बात करा तो संस्थापक बोला जाता है ऋषभ देव जी को। बोलो, संस्थापक किसे बोला जाता है? ऋषभदेव जी को। ठीक है, इसे ही आदिनाथ बोलते हैं। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। 24 तीर्थंकर हुए थे, और 24वां तीर्थंकर जो था वो था महावीर स्वामी। इससे 23 नंबर के जो हुए थे, इससे पहले वो थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, आर्य सत्य 4 बताए थे। पांचवा जो ब्रह्मचर्य सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो महावीर स्वामी ने, याद रखना। ये कौन सा था? पांचवा सिद्धांत। तो पांचवा सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया? महावीर स्वामी के द्वारा। याद रखना, ये जैन धर्म में जो मुख्य रूप से
समर्थित था, जो जैन धर्म का समर्थन करता था, वो था व्यापारी वर्ग। कौन सा वर्ग? व्यापारी वर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वो कौन सा वर्ग था? वो था मेरे दोस्त व्यापारी वर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। वर्तमान महावीर लिच्छवी वंश, महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे, जो कि संघ का समूह थे। यानी लिच्छवी वंश के जो राजा थे, जो राजकुमार थे, वो इनमें से कौन से संघ, कौन से महाजनपद में राज किया करते थे? मगध में आपने नाम सुना होगा मौर्य काल। बिल्कुल गुरुजी, मौर्य काल में हम पढ़ते हैं सबसे महान राजा या संस्थापक जो था, सबसे संस्थापक पहला राजा ये था चंद्रगुप्त। महान नहीं था, महान तो महान था लेकिन उस लेवल का नहीं था जो बिंदुसार के बाद आया। बिंदुसार का बेटा जो था वो था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, धम्मघोष का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। चंद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद राजा जो बना था वो सम्राट अशोक बना था। ये बात जो तुम याद रख लेना मेरे दोस्त। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, लिच्छवी वंश ने जो राज किया, वो देखो वह नाम आ रहा है तो वैसे शुरू कर देना, वज्जी। वज्जी क्या है? लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश ने जो शासन किया वह वैसे याद रखना, वज्जी। वैसे वज्जी, वैसे वज्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती? अरे इसमें प्रश्न ये पूछ लिया कि कौन सा भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। मैंने आपको ये 8 राज्य जो है बहुत बार याद करवा दिए, एक बार फिर इनको याद कर लेते हैं, क्योंकि जितना घिसेंगे उतना हीरा बनेंगे, इस प्रकार से। अच्छा, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक है, मेरा मित्र रांझा पर छा गया। याद करो रे, मेरा मित्र रांझा पर छा गया। मेरा मित्र किस पे छा गया? रांझा। अरे मेरा मित्र किस पे छा गया? बोलो, रांझा पर छा गया। मैं से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, और मी से मिजोरम, और त्रै से त्रिपुरा। त्रिपुरा ये हो गया त्रि से त्रिपुरा, ठीक है। और रा से राजस्थान हो ही गया, इसको साइलेंट कर देना। झा से झारखंड। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहां पर है खान? वो है झारखंड में। और बात करें पै से पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। 6 से बोलो मेरे दोस्त छत्तीसगढ़, और ग से गया गुजरात। कहां गया? गुजरात गया मेरे भाई। उत्तर प्रदेश, गुजरात का नाम है, उत्तर प्रदेश का नाम है, झारखंड का नाम है, लेकिन मध्य प्रदेश का नाम भी है, नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश का नाम रहा, राजस्थान का नाम रहा, मिजोरम का नाम रहा, त्रिपुरा का नाम रहा, झारखंड का नाम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी का नाम नहीं है। बिल्कुल सही है प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपी का जो नाम है वो इसके अंदर कर्क रेखा में नहीं इन्वॉल्व है। उत्तर प्रदेश यहां पर है, यूपी तो यहां पर है, और इधर है बिहार। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी झील लगभग 96 किलोमीटर। अरे कितना किलोमीटर लंबी है? लगभग 96 किलोमीटर। बहुत लंबी है गुरुजी, या तो बिल्कुल भाई, ये तो बहुत लंबी है। तो बताओ कौन सी है? बताओ कौन सी झील है? ठीक है, बिल्कुल बता दो। लोकतक जो झील है वो है मणिपुर में। लोकतक जो झील है वो है मणिपुर में। कोलेरू जो झील है वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? कोलेरू। पुलिकट, फटाफट कमेंट में छाप दो कहां पर है। पुलिकट झील जो है वो कहां पर है? और बेम्बनाथ जो झील है वो मैं बता देता हूं, केरल में है। कहां पर है? केरल में। मेरे दोस्त, मेरे हम सफर, मेरे साथी, गुरुजी हम सफर ही है क्या? बोल गया तो क्या तुम मेरे साथ चलने वाले नहीं हो अंत तक? बिल्कुल चलेंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक तो खड़े हो। अभी क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे भाई? हैं? तो भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी झील, लंबी जो झील है उसका नाम है बेम्बनाद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद करो अभी फटाफट। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील बेम्बनाद। एक बार और बोलो, बेम्बनाद, बेम्बनाद, बेम्बनाद। बेम्बनाद झील कहां पर है मेरे दोस्त? केरल के अंदर। केरल में बेम्बनाद झील हमें याद हो गई। चलिए अपने बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के किस रूप में जाना जाता है?
देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे दोस्त, आपको 5 नदी याद करनी होती है। ये इस प्रकार से, कितनी नदी याद करनी है? 5। मैं पानी पानी हो गई, वो गाना है ना, उसकी तरह 5 नदियां याद कर लेना। वो गाना याद हो गया था, नदियां याद को नहीं होगी। सतलुज या सतलज, सतलज नदी। सतलज जो पहला एक नदी याद करनी है, उधर लिख लेते, चलो इधर लिख लेते। सिंधु पहले याद करना आप, नदी कौन सी? सिंधु। फिर याद करना सतलज, फिर याद करना काली, और सिक्किम की नदी कौन सी है? तीस्ता। और फिर आपको याद करनी है ब्रह्मपुत्र। अब देखिएगा, अगर प्रश्न आए सिंधु सतलज के मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं, तो आपका उत्तर रहना चाहिए पंजाब हिमालय। सतलज और काली, कैसे काली कैसे कुमायूं। सतलज और काली के मध्य हिमालय को बोलते हैं कुमायूं। काली और तीस्ता के, ये नेपाल वाला हिस्सा आ गया, बीच वाला नेपाल। और ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम जो पड़ता है वो किस राज्य में? असम में। तो इसे असम हिमालय बोलते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य है। काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में असम। ब्रह्मपुत्र में लास्ट लास्ट वाली नदी पढ़ना, ब्रह्मपुत्र नाम है तो असम। तीस्ता है तो नेपाल से ही अलग हुआ है सिक्किम, तो सिक्किम में नेपाल। काली कैसे कुमायूं, सतलज, और ये पंजाब का हिस्सा हो गया लगभग। तो याद करो, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुमायूं। क्योंकि उत्तर क्या पूछा? सतलज और काली। ये रहा मेरे दोस्त सतलज और काली के मध्य का कुमायूं हिमालय। तो बोलो, बात समझ में आई? आगे, हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ, जरा बता दीजिएगा। गुरुजी, हिमालय का निर्माण अल्पाइन काल में हुआ। कौन से काल में? अल्पाइन। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। इन दोनों का उत्तर तो होगा हिमालय। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो उत्तर चेंज हो जाएगा। तो उत्तर मेरे दोस्त चेंज हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। कौन सी है? एंडीज। और विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? अरावली। उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली। बोलिए, दोनों बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा आप, सतलज और काली के मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा नदी के शीर्ष क्या नाम है? गंगा के नदी, गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? अच्छा, गंगा के नदी शीर्ष का नाम पूछ लिया गया। गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। उत्तराखंड से भागीरथी, भागीरथी कहां से निकलती है? उत्तराखंड। इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है उत्तराखंड में, और इस बांध का जो नाम है वो है टिहरी बांध। मेरे दोस्त, कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और याद रखना, टिहरी बांध भी उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड जो बांध है वो कहां पर है? वो है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है मेरे दोस्त वो कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी के ऊपर है? तो ये है महानदी के ऊपर, महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पे। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं? दामोदर। और बिहार का शोक, रे बिहार का शोक बोल विचरोए, बिहार का शोक जो बोला जाता है वो कोची करवो। कोची करवो कौन सी? कोसी नदी। नेक्स्ट पर्सन, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र में तापमान की बड़ी विपरीत स्थिति रहती है? अच्छा, स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं, वो क्षेत्र कौन सा है? उत्तर का मैदान में तो बिल्कुल करते हैं, प्राय द्वीप के पठार में बिल्कुल होता है, रेगिस्तान तो फिर है ही, तटीय प्रदेश नहीं है क्योंकि इसके किनारे जो है वो क्या लगता है? जल लगता है। बिल्कुल, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तटीय प्रदेश। इसके दो भाग हैं, इसके तटीय प्रदेश के दो भाग हैं, एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट। इनमें से प्रश्न ये आता है कि संस्कृत में सह्याद्री किसे बोलते हैं? इन दोनों में से तो पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री।
याद रखिएगा मेरे भाई, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और ये वो वन है जिनमें सर्वाधिक जैव विविधता होती है। सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है? जैव विविधता वो सदाबहार वनों में ही पाई जाती है। प्रश्न जो याद करना है इंपॉर्टेंट वो ये है कि सदाबहार जो वन है, सदाबहार जो वन है, इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े, फेफड़े बगैर कुछ नहीं होता भाई, तो पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? सदाबहार वन। इसके अलावा ये पूर्व भारत के अंदर देखने को मिलते हैं और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर भी देखने को मिलते हैं। कौन से वन? सदाबहार। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? अगर प्रश्न आए भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन की बात करें तो सर्वाधिक जो भारत में मिलेंगे वो मिलेंगे पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहां देखने को मिलेंगे? पश्चिम बंगाल के अंदर। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? वो जो पानी में उगते हैं ना, आपने देखे होंगे वन, वो। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? दिल्ली की खुद की विधानसभा है, पता है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ये, बिल्कुल। ये संविधान संशोधन था 69वां, 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 के अंदर। इस संविधान संशोधन के अंदर, इस संविधान संशोधन के अंदर याद रखिएगा, दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल। चलो एक प्रश्न बताओ, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? और कल जो लास्ट में प्रश्न दिया था ना, लास्ट क्लास में, कि लोथल गोदीवाड़ा जो है वो कहां पर है? सॉरी, गोदीवाड़ा कौन सा था? सिंधु घाटी का। गोदीवाड़ा को मतलब वो बंदरगाह, तो वो था लोथल। और लोथल का भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। ये लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, कल वाली क्लास का। 42वां संविधान संशोधन मेरे दोस्त हुआ था 1976 में। 44वां संविधान संशोधन जो होता है वो 1978 में, याद रखना। ठीक है, क्लियर, ओके। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 368 में क्या, कल ही बता के गया था कल वाली क्लास में। अनुच्छेद 368 में संशोधन, संविधान में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। ये बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 368 में। आपातकाल की घोषणा, आपातकाल दो प्रकार जो है लगता है। एक तो राष्ट्रपति शासन बोलते हैं जिसे, और एक बाह्य युद्ध के कारण, वो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगता है। तो राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? अच्छा, इनमें से कौन सा स्थल है जो हरियाणा के अंदर, ये बताना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इतना बताता हूँ, इन दोनों में से एक बताओ कौन सा है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, राजस्थान के अंदर। आलमगीरपुर यूपी में है। अब बताओ इनमें से, दोनों में से कौन सा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, घग्गर नदी के किनारे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राखी गढ़ी। कहां पर है? हरियाणा में। ठीक है, याद रखना। चलें आगे। चल, ये लो भाई, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार द्वारा, अच्छा, चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? चार मीनार का जो निर्माण करवाया था दिल्ली में, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है 1296 में, और ये राज कर जाता है लगभग 1316, यानी 20 वर्ष। 20 वर्ष शासन किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? मूल नाम, तो इसके मूल नाम की बात करें तो था अली गुरसाब्स। इसका मूल नाम क्या था? अली गुरसाब्स। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत सेनापति, दक्षिण भारत अभियान सेनापति, दक्षिण भारत पर अभियान करने वाला सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर। और ऐसे बताते हैं कि भाई ये जो मलिक काफूर था ना, ये किन्नर था, ऐसे बताते हैं अलग अलग। ठीक है, तो दक्षिण भारत पे जो आक्रमण किया वो किसने किया? मलिक काफूर ने। याद रखना, दक्षिण भारत पे लगभग जो आक्रमण किए थे वो मलिक काफूर।
1307 में पहला आक्रमण कर दिया था और उस राजा का नाम था रामचंद्र। उसके बाद 1308 में भी दक्षिण भारत में आक्रमण किया, 1310 में किया और 1311 में किया। 1311 में जो किया वो वारंगल किया था, तेलंगाना। और ऐसे बताते हैं यहां इनको सर्वाधिक धन मिला था। 1308 में सुंदर पांड्या पे आक्रमण किया, नहीं, प्रताप रुद्रदेव। इस पे आक्रमण किया प्रताप रुद्रदेव। और यहां से मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा मिला था, कोहिनूर हीरा। हीरे की खान पूछे तो आपको याद रखना गोलकुंडा की खान। हीरे के लिए फेमस खान कौन सी है? गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार जो बनवाई थी दिल्ली में, वो अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और इसी 1905 के अंदर एक आंदोलन चला था स्वदेशी। और इस स्वदेशी आंदोलन में जो गीत है वंदे मातरम, वो लोकप्रिय गीत बना था लोगों का। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 से, 1942 से, याद रखना। ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा जो ये है चलाए गए थे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पर्सन। गुरुजी, इसमें हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी रहा था? देखो, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक। इसके उपनाम काफी थे। इसे कहते हैं विद्वान, धनवानों का राजकुमार, जोन खां। ये ग्यासुद्दीन तुगलक का सेनापति था, ग्यासुद्दीन तुगलक, उसका सेनापति था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को, अफ्रीका से एक व्यक्ति है जिसका नाम था इब्न बतूता। कहां से आई है? मोरक्को। और मोरक्को कहां है? अफ्रीका से। कहां पर आए? भारत आए। किसके समय आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो याद रखना इब्न बतूता की कहानी। इसने 5 योजनाएं चलाई थी। कितनी योजनाएं? 5 योजना। इसमें पहले अंदर जो काम, पहली योजना में काम किया वो राजधानी परिवर्तन का, राजधानी परिवर्तन की। बस याद ये रखनी है। और 5वीं जो योजना थी उसमें था दोआब कर में वृद्धि कर दी थी। दोआब दो नदियों के मध्य का क्षेत्र होता है। दोआब कर में क्या कर दी? वृद्धि। दोआब टैक्स में क्या कर दी? वृद्धि। ठीक है। इसने जो राजधानी परिवर्तन में दिल्ली से किसको राजधानी बना दिया था? दिल्ली से देवगिरी को। दिल्ली से राजधानी किसको बनाया? देवगिरी, जो ऊपर दिया गया है। और यही दिल्ली की अल्पकालीन राजधानी बनी थी। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए देवगिरी। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट नाम और प्रश्न बनेगा इसमें से, देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया? दौलताबाद। याद रखिएगा ये प्रश्न। और देवगिरी को जो राजधानी बनाया था वो कब बनाया था? 1327 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और मोहम्मद बिन तुगलक का टोटल कार्यकाल था 1325 से, सॉरी दोस्तों, 1325 से 1351। तो ये फटाफट आप उतार लेना। ठीक है, मैं इधर हो जाता हूँ। ठीक है, उतार।
स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी रात को 10 बजे। कितने बजे मेरे दोस्त? 10 बजे। गुरु जी 10 बजे क्यों दो? अरे 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे। बुलंदी लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है? ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, तो याद रखना। बुलंदी लंबे समय तक हिस्से में रखनी है तो लेट तक जगना पड़ेगा मेरे दोस्त। ऐसे नहीं है कि थाना 8 बजे क्लास 9 बजे खत्म हुई, 9 बजे पीडीएफ नहीं। ठीक है। हाँ, और चैनल पर जो साथी नया है वो सब्सक्राइब जरूर करो। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार मेरे भाई। तो देखो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? अरे अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में है। कहां पर है? अजमेर। ठीक है, ये रहा अजमेर। राजस्थान तो भाई राजस्थान, राजस्थान की तो बात ही नहीं आ रही। राजस्थानी लोकगीत, आहा। ओ उमराव थारी चलगत प्यारी लागे, उमरा ओ म्हारा साहेबा हो जी। अरे रंग रंगीलो छैल छबीलो देवरियो है मारो, मीठो मीठो मुड़कण लाग्यो, बोले प्यारो प्यारो कामण गारो, देवरियो भाभी पर जादू। राजस्थानी तो राजस्थानी है। हाँ, तो राजस्थान को एक राजा हुआ चौहान वंश के अंदर, विग्रह राज। ये नाम है विग्रह राज। और विग्रह राज जो चौहान था उसने एक पाठशाला बनाई थी संस्कृत पढ़ने के लिए बच्चों को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर वहां पर किसका निर्माण करवा दिया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में पहला जो राज करने वाला वंश था वो था गुलाम वंश। वो 1206 में स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की। और ये इसी ने मतलब जड़ चलाई थी यहाँ से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का ही दास था। ठीक है, इसका राजस्थान होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। योसंग त्योहार कहाँ का है? अरे योसंग जो त्योहार है वो है मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई। झारखंड की राजधानी बता दो तो रांची। और गोवा की राजधानी बोल दो मेरे दोस्त, पणजी। कौन सी? पणजी। कश्मीर के पूर्वी सीमा क्या कहलाती है? सियाचिन। नहीं भाई, याद रखना। सियाचिन जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर। ग्लेशियर को मतलब वो बर्फ का जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको। कौन कौन से भारत के प्रमुख ग्लेशियर है? एक तो हो गया सियाचिन, दूसरा हो गया बाल्टोरा, तीसरा हो गया हीस्पर, और चौथा हो गया बियाफो। ये जो है वो तीनों के तीनों ट्रांस श्रेणी में, हिमालय में चार, हिमालय 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। हिमालय कितनी श्रेणी में बटा हुआ है? 4। ये ट्रांस श्रेणी के अंदर है। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ट्रांस श्रेणी में ही कर्राकोरम श्रेणी है, याद रखना। ट्रांस में कर्राकोरम को बोलते हैं कृष्णागिरी पर्वत, इसका प्राचीन नाम था ये, कृष्णागिरी पर्वत। इसी के एशिया की रीढ़ बोलते हैं काराकोरम। इसके पूर्व में है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है मेरे दोस्त? लेह। ठीक है, ओके। 18 नंबर प्रश्न, ये तो बता दो मेरे भाई, कौन सिंधु और कौन सा भौतिक लक्षण या प्रदेश सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन का काम करता है? कौन सा पर्वत है इनमें से जो जल विभाजन का काम करता है? किसके बीच? सिंधु और गंगा की सहायक नदियां वगैरह जो भी होगी उनको लेकर। ठीक है, नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन। अच्छा, घाटियों के बीच कुछ है क्या? अरावली रेंज है, शिवालिक पहाड़ियां हैं, विंध्य श्रेणी। ये तो नहीं होगी दक्षिण भारत में, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से एक होगा, शिवालिक, हिमालय, अरावली। अब लगभग करेंगे बी, लेकिन मैं कहूंगा मेरे दोस्त इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। सिंधु और गंगा के मध्य घाटियों में जल विभाजन का काम कौन करता है? अरावली। अरावली जो पर्वतमाला है इसका निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में?
प्री कैम्ब्रियन काल में। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? प्राचीन जो पर्वत है वो है अरावली। और याद रखना एक प्रश्न, विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को परिपत्र कहा गया है। परिपत्र कहा, किसमें कहा गया है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में अरावली को क्या कहा गया है? परिपत्र। अरावली का 1923 में सर्वप्रथम वर्णन जो किया था वो ए एम हेरोन ने किया था। ए एम हेरोन, हैरान हो गया था अरावली को देखे, हैरान को याद रखना। 1923 में, हैरान में 3 ही अक्षर है, 23। 1923 में हैरान हो गया था कौन? ए एम हेरोन, याद रखना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अरे भारत में 2 ही ज्वालामुखी है इंपॉर्टेंट, एक तो है बेरन और एक है नरकोडम, और दोनों एक ही स्थान पर आएंगे। इनमें से आप राइट उत्तर बताओ क्या होगा? ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये सुसुप्त है, सुसुप्त। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट उत्तर होगा, ये है अंडमान और ये है निकोबार, इधर ये स्थित है दोनों ज्वालामुखी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, निकोबार ये सो रहा है ना, थोड़ा मैं ऊपर बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो निकोबार द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार दोनों में नाम आएगा तो क्या करोगे? निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान को निकोबार ये दोनों अलग अलग, अलग करने वाला चैनल कौन सा है? याद रखना, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से क्या करता है? पृथक करता है, अलग करता है। ठीक है, मिनिकोय, अरावली की माता, अरावली की माता किसे कहा जाता है? अरावली की माता कहते हैं मिनिकोय द्वीप को। चलिए आगे, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? अरे भारत का जो स्थान रहा वो कौन सा रहा? वो रहा दूसरा। फटाफट से गर्दा उड़ा दो, भारत में सर्वाधिक कपास कहां होता है? भारत में सर्वाधिक कपास कहां पर होता है मेरे दोस्त? तो सर्वाधिक कपास और मूंगफली, मूंगफली और कपास जो होता है वो एक ही राज्य, बोलो कौन सा? तो बोले तो गुजरात। बोले तो कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य। ओके, चलो भाई, बस आज की क्लास इतनी थी। और कितनी चीजें सीखी मेरे भाई? अच्छा, ये पीडीएफ जो है मेरे दोस्त, ये पीडीएफ जो है वो जीके बाय अजय सर विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। क्लास मेरे दोस्त बता दो कैसी लगी। लाइक प्यारा सा जो है जरूर आना चाहिए तुम सभी साथियों का। और चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, जरूर सब्सक्राइब करो। और स्टेटस लगाओ तो थारी मर्जी है, दिल ने शांति मिलेगी स्टेटस लगाओगा तो। साची बात को नींद भी बढ़िया होगी। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में। वंदे मातरम।